हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हैं बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बायोलॉजी का करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करेंगे। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हम लोग बहुत सारे मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके थे, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि प्रश्न 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सारा का मैं आंसर भी करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाशानुवर्तन क्या है। सेकेंड में क्वेश्चन है पोषण की परिभाषा दे। 23 में है गुणों का संचरण एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है। 24 नंबर है रक्त प्लेटलेट्स की रक्त जमने में क्या भूमिका है। 25 नंबर है आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। 26 नंबर है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। 27 नंबर ओजोन परत के क्षय का कारण लिखिए। 28 नंबर है मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दीर्घ उत्तरीय कोई प्रश्न 2 है, जिसमें 29 और 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। ठीक है, 2 आपको क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें दोनों में से सिर्फ एक ही का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं में अंतर बताए। 30 नंबर है उत्तक संवर्धन क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है ये 30 नंबर। ठीक है, ये मॉडल सेट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर है। अगर 5 सेट आप लोग कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं है। ठीक है, ये गारंटी है 110%। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी करेंगे। देखिए प्रकाशानुवर्तन क्या है। तो प्रकाशानुवर्तन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पौधे के तना की वृद्धि प्रकाश की ओर ही होती है, यानी जिधर जिधर प्रकाश मुड़ता है, जैसे कि सूर्यमुखी का पौधा हो गया, यदि पौधे के अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है तो वो थोड़ा भी प्रकाश जिस रास्ते से आता है उसी तरह तना की वृद्धि होती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का आंसर है कि पोषण वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है, उसे पोषण कहते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधा। परपोषण होता है कि जैसे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित रहता है, वो हो गया परपोषण। जैसे कि मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, तो मनुष्य भी पेड़ पौधा पे निर्भर रहता है, जानवर, तो वो हो गया परपोष। ठीक है, 23 का आंसर है कि हम जानते हैं कि किसी प्रजाति के डीएनए में होने वाले कुछ परिवर्तन उसके सभी संतानों में वंशानुगत होते हैं, अतः डीएनए के द्वारा ही पैतृक गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यानी कि जो हमारे पिताजी में, माता में गुण है वही हम में आएंगे। वो क्या है, एक तरह से डीएनए का काम करता है जो कि गुणों का ट्रांसफ़र करता है, इसलिए डीएनए को गुणों का वाहक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 का आंसर रक्त प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु, जिसे जीवाणु या ध्रुवोसाइट भी कहा जाता है, यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, जिसके कारण किसी जीव का कोई अंग क्षतिग्रस्त होने पर जल्द ही रक्त का थक्का बन जाता है तथा रक्त निकलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है 25 का आंसर कि आनुवांशिक गुण क्या है। तो प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, यानी जैसे कि हम में, आप में अपने माता पिता गुण है, मेरा जो गुण है वो मेरे बच्चे में आएगा। तो इस प्रकार से जो एक से पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उसी गुण को क्या होता है, आनुवांशिक गुण से, अर्थात उनके जनकों से उनके संतानों में संचरित होते हैं। ऐसे गुणों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। आनुवांशिक गुण को पैतृक गुण कहा जाता है, जैसे कि कलर अपने माता पिता के अनुसार, या आँख का कलर हो गया, या बाल का कलर हो गया, इस प्रकार से जो गुण होता है वो क्या होता है, स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का आंसर परितंत्र में अपघटनकर्ता या अपमार्जक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अपमार्जक ही पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसके कारण पर्यावरण
की शुद्धता कायम रहती है। सूक्ष्म जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण कर शेष पदार्थों को मिट्टी में मिला देती है। नेक्स्ट है 27 नंबर का आजन ओजोन परत। देखिए ओजोन परत के क्षय का जो मुख्य कारण है वो क्या है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और O3 यानी ओजोन से अभिक्रिया करके आणविक O2 तथा परमाणुक O ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन स्तर का क्या होता है, अवक्षय कर रहा है, जो कि कुछ सुगंधित सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंध आदि डिब्बे में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं, जिसे एरोसॉल कहते हैं। इनके उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी का ओजोन क्षय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आंसर है 28 नंबर। मानव मूत्र के 3 अवयव है जिसकी प्रतिशत मात्रा इस प्रकार से है, जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। तो जल का जो प्रतिशत है 96% है, ठोस पदार्थ इसमें 4% है, 2% यूरिया है, 2% अन्य ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट आंसर है दीर्घोत्तरीय का 29 और 30 नंबर दीर्घोत्तरीय आंसर था कि लाल रक्त कोशिकाएं, इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये भी पूछता है कि रक्त का कलर लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का कलर लाल होता है। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यह कोशिकाएं श्वसन में भी भाग लेता है। लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। मोस्ट भी पॉइंट है कि लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब श्वेत रक्त यानी वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं। यह अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त रचना है, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए लाल कलर होता है उसका, लाल रक्त कोशिका का। और इसमें वाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए वह वाइट होता है। यह रंगहीन होता है, इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। लास्ट आंसर है 30 नंबर का पौधा संवर्धक। उत्तक संवर्धक, पौधा संवर्धक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक आधुनिक तकनीकी है जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहा जाता है। यह तकनीक इस तत्व पर आधारित होता है कि पादप कोशिकाएं टोटिपोटेंट होती है, इसलिए इसमें स्वस्थ वांछित पौधे से उत्तक का छोटा टुकड़ा लेकर उसे एक पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। उपयुक्त तापमान, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूल स्थितियों में यह उत्तक का टुकड़ा एक असंगठित एवं अविभेदित कोशिकाओं के पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैलस या कोलोम भी कहा जाता है इसको। जैसे कि गांव घर में हम लोग नींबू का पौधा से क्या करते हैं, उत्तक संवर्धक करते हैं, तो उसका एक टहनी को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, उसमें से जड़ें निकलने लगती है और वह एक छोटा सा पौधा का रूप ले लेता है। फिर उसको निकाल करके फिर दूसरा जगह हम लोग लगा देते हैं, तो इसी प्रकार से उत्तक संवर्धन होता है। अब इस कैलस के एक छोटे भाग को अलग करके अन्य हार्मोन युक्त माध्यम से रखकर पादप के रूप में विकसित एवं विभेदित कराते हैं। तो इस प्रकार से किताबी लैंग्वेज सारा नहीं लिखना है, हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा नंबर भी मिलता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से एक नींबू के पौधा से हम लोग क्या करते हैं, कोलम तैयार करते हैं, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। अब इस कैलस के एक छोटे भाग को अलग करके एक रखकर पादप के रूप में विकसित एवं विभेदित कराते हैं। अब यह पादप जब जमीन या गमले में प्रतिरोपित किया जाता है तो वह विकसित होकर वयस्क पौधा का निर्माण करता है। इस प्रकार तैयार पौधे पुष्पजनक का कोलोन कहलाते हैं, जिसमें वांछित गुणों का ह्रास नहीं होता है। जैसे ये टहनी है तो ये यहाँ से क्या करते हैं, इस पर मिट्टी को दबा देता है, तो यहाँ से क्या होता है, इसे जड़ें निकल जाती है और ये सीधा हो जाता है। इस प्रकार से वो पौधा बन जाता है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग से इसको उखाड़ करके या दूसरा जगह, दूसरे गमले में या दूसरे जगह मिट्टी में डाल देते हैं, तो एक नया पौधा बन जाता है। तो इसी प्रकार के क्रिया को कहते हैं उत्तक संवर्धक या कोलोन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपने लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा सेट का देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें भी क्या कहता है कि संख्या 15 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न निम्न से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहला है पौधे और जंतुओं को श्वसन में अंतर बताए। दूसरा क्वेश्चन, हमें किसी फूल की गंध का पता कैसे लग जाती है। तीसरा, पर परागण क्या है, मोस्ट भी यह क्वेश्चन है, पर पराग क्या है। कायिक प्रवर्धन के 4 लाभ, उसमें पूछा था कायिक प्रवर्धन क्या है, इसमें पूछा है कायिक प्रवर्धन के 4 लाभ। फिर
5th नंबर में डीएनए की रासायनिक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है प्रदूषक किसे कहते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में भी क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी VVI क्वेश्चन है। या अथवा स्त्री के रोजोधर्म चक्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारा आंसर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो बाकी मॉडल सेट है वो भी हम सारा करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आप लोग का 18 तारीख का साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे नए मॉडल पेपर भी ऑब्जेक्टिव का भी लेकर के आएंगे। तो देखिए 15 नंबर का आंसर क्या है कि पौधे में श्वसन दर जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में गैसों का परिवहन होता है जबकि जंतुओं में बहुत अधिक मात्रा में गैसों का परिवहन होता है। तीसरा पॉइंट है जंतुओं के श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है जबकि पौधों में कम। नेक्स्ट आंसर है 60 नंबर, हमारी नाक में गंधग्राही होते हैं, इनके संवेदी न्यूरॉन फूल की गंध को ग्रहण करता है और अनुक्रिया को प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करता है। अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, सेरिब्रम, जो ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने का क्षेत्र होता है जो सूंघने के लिए विशिष्टकृत वही गंध का निर्माण लेकर अगरबत्ती की सुगंध में अनुभव करता है या पता लगाता है कि ये अगरबत्ती का सुगंध है। नेक्स्ट आंसर है 17 नंबर का कि एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकांक तक पहुंचाने की क्रिया को परपरागण कहते हैं यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो और इसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है, कीट होता है यानी कीड़ा मकोड़ा, वायु होता है और जल के माध्यम से भी होता है, ठीक है। 18 नंबर का आंसर है कि सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं, इस प्रकार एक अच्छे गुण वाले पौधे से कलम द्वारा उसके समान ही अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। तो ये इसका 4 उपयोग पूछ रहा था कायिक जनन का। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। कायिक जनन पढ़ लिए थे पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा है कि फलों के द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते हैं परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे में पूर्ण समानता होती है, यानी कि अधिक मात्रा में जो पौधा फल दे रहा है तो वो भी कायिक प्रबंधन के द्वारा उसमें भी अधिक फल आएगा। 3rd नंबर है कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। 4th पॉइंट है कि वे पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि बीज कभी कभी क्या होता है मिट्टी के अंदर सड़ भी जाता है अगर उसमें पानी नहीं डालते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। तो लेकिन कायिक जनन में ऐसा नहीं होता है, कायिक जनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर है 19 नंबर, यह पॉलीन्यूक्लियाइड्स की श्रृंखला से बनता है जिसमें 3 घटक होते हैं। ये घटक नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फेट और पेंटोस डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला से बनते हैं। इसमें विद्यमान नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। नेक्स्ट आंसर है 20 नंबर कि प्रदूषक ऐसे पदार्थ या विकिरण होते हैं जो कि प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्यतः प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकृत प्रदूषक और अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। जैव निम्नीकृत प्रदूषक जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है, अपघटित होता जाता है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जैसे कि घरेलू कचरा होता है, वो क्या होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसी को जैव निम्नीकृत। अजैव निम्नीकृत जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इंजेक्शन का मटेरियल हो गया, जैसे कि तो वो सब क्या होता है अजैव निम्नीकृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 का आंसर प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य प्रकाश में होती है, इसलिए प्रकाश का प्रकार तथा उसकी तीव्रता इस क्रिया को प्रभावित करती है। प्रकाश की लाल एवं नीली किरणों से 100 फुट कैलेंड से 3000 फुट कैंडल तक प्रकाश तीव्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है, जबकि इससे उच्च तीव्रता पर यह क्रिया रुक जाती है। 2nd पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। यदि एक सीमा तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई जाए तो प्रकाश संश्लेषण दर भी बढ़ती है, लेकिन अधिक होने से घटने लगती है। 3rd पॉइंट है तापमान, यानी कितना तापमान चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम सबसे उपयुक्त होता है। इससे अधिक या कम पर घटती बढ़ती रहती है। अगर इसे
कम मिलता है तो क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है। देखते हैं कि ठंडा के दिनों में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसके कारण क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है। और गर्मी के दिनों में अगर अत्यधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना चाहिए, 20, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस। अब जल का मात्रा कितना होना चाहिए। जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जल की कमी होने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि जीवदर की सक्रियता घट जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अब ऑक्सीजन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन की सांद्रता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित नहीं होता है, लेकिन यह पाया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है। और इसका अथवा में क्वेश्चन था कि रज्जुधर्म क्या है, स्त्री में रज्जुधर्म क्या है, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। यह एक मासिक चक्र है जो प्रत्येक 28 दिन के बाद आता है फीमेल में। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसको भी समझ लेते हैं। स्त्री में रज्जुधर्म चक्र युवावस्था शुरू होता है। यह प्रत्येक 28 दिन के बाद स्त्री के सारे जनन में नियमित रूप से चलता रहता है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है, इसको मासिक धर्म या रज्जुधर्म चक्र कहते हैं। यह 3 से 5 दिनों तक होता है। अंडो उत्सर्जन के रज्जुधर्म चक्र के मध्य अर्थात 15वें दिन होता है। इसलिए रज्जुधर्म को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यह रुधिर, म्यूकस और मादा के गर्भाशय के दूसरे पदार्थों के उत्सर्जन का चक्रीय क्रम है। रज्जुधर्म के रुधिर में टूटी हुई गर्भाशय भित्ति, म्यूकस, सफेद रुधिर कणिकाएं और अनिषेचित अंडा होता है। अगर 15 दिन के अंदर में निषेचित नहीं होता यानी स्पर्म ओवम से नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, 15वां दिन के बाद वो फिर से टूटने लगता है और एक प्रकार से रुधिर के रूप में टूट करके बाहर निकल जाता है 28 दिन के अंदर में। रज्जुधर्म चक्र के गर्भाशय म्यूकस अंडे को चिपकाने के लिए उचित पैड तैयार करती है, जबकि गर्भाशय हो जाता है तो प्लेसेंटा में बदल जाती है, इसलिए यह गर्भाशय नहीं होता है, म्यूकस टूट जाती है और रज्जुधर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 2 सेट का कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का लेकर के आएंगे 2 सेट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, अभी और सारे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का एग्जाम का सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे मॉडल प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।